नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं हाई ए नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, एक फैक्ट्री इंचार्ज की है जिनका नाम है विशाल। विशाल की उम्र लगभग 27 साल की थी और साल था 2009। जगह हरियाणा का एक इंडस्ट्रियल एरिया। तो हुआ क्या था विशाल के साथ में? आइए चलते हैं उन्हीं की कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं एक फैक्ट्री का इंचार्ज था, मोल्डिंग फैक्ट्री का। मेरा जो काम था फैक्ट्री का, बहुत मज़े में चल रहा था। मेरे मालिक सब कुछ मेरे से बहुत खुश रहते थे और मैं कमा को जो दे रहा था, मेरा प्रोडक्शन पर प्रोडक्शन निकलता जाता था और मालिक बहुत ही खुश रहते थे। वक्त वक्त पर मुझे इनाम भी मिलता था। और एक शाम को उन्होंने कहा कि विशाल, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाना चाहता हूँ, उसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं हंसते हुए अपने मालिक से कहने लगा कि साहब, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। अब मेरे पास में किसी को मदद करने लायक पैसा नहीं है। तब मेरे मालिक हंसते हुए कहने लगे, अरे ऐसे ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, पैसे की मदद नहीं चाहिए तुम्हें। अब मिल तो लो, तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे नज़दीकी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। और इसके बाद मुझे उनसे मिलवाया गया। वो एक 40 साल का अधेड़ व्यक्ति थी। जब हम मिले और जब उनकी कहानी सुनी ना, तो बड़ा आश्चर्य लगा था। उनकी भी फैक्ट्री मोल्डिंग की थी और हमारी फैक्ट्री तो लगातार अब सही काम कर रही थी, लाभ में चल रही थी, लेकिन उनकी फैक्ट्री नुकसान दे रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था वो बता रहे थे और मैं अब सोच रहा था कि आखिर नुकसान उनकी फैक्ट्री कैसे उठा रही है। अब फिर हमारी मालिक कहे कि विशाल, अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब इनकी भी फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री समझ लो और थोड़ा इनकी फैक्ट्री में जा कर के थोड़ा राउंड मार लिया करो, देख लिया करो, और इस काम के बदले में तुम्हें कुछ अलग से पेमेंट मिल जाए करेगा। तुम्हारा भी फायदा रहेगा और इनका भी फायदा रहेगा, और हमारा तो काम चल ही रहा है, जब तक तो हो, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं अब अपने मालिक की बात को काट नहीं सकता था। मैं कहने लगा कि साहब, मैं ज़रूर करूँगा। और इसके बाद मैं उनकी फैक्ट्री जाने की सोचा। वो शनिवार की अब शाम का टाइम था। अब हमारी फैक्ट्री तो तीनों स्विच चला करती थी। आज जब मैं वहाँ उनकी फैक्ट्री में पहुँचा, जो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, अब मैं बाइक लेकर के चल पड़ा था। जब फैक्ट्री पर गया ना, तो अंदर गया। अब वहाँ पर इंचार्ज से मिला, सब मशीनें देखी तो कुछ मशीनें खराब पड़ी हुई थी। अब मैं देख रहा था, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतनी मशीनें लगी हुई हैं और ये मशीनें क्यों बंद है। इनको भी अगर चालू कर लेते तो प्रोडक्शन अच्छा निकलता, ये बंद क्यों है। लेकिन कोई खुल करके वहाँ पर बात नहीं कर रहा था। अब मुझे बड़ा संदेह लग रहा था। सब ऐसे ही मुझे टाल रहे थे कि साहब बंद है, मैकेनिक आया था और वो चालू नहीं कर पाया, चालू कर दिया था, अगले दिन फिर ख़राब हो गया। ये मशीनें जो हैं, यहाँ देख रहे हैं ना, पीछे वाली 3-4 लाइन में जो लगी हैं, ये कभी सही ढंग से काम ही नहीं किया जब से लगा है। अब मैं उन्हीं मशीनों का तो ज्ञाता था। वही मशीन तो मेरे कंपनी में भी लगी हुई थी, जिसको मैं संभाल रहा था। अब मैं सोच रहा था कुछ दाल में ज़रूर काला है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा थी, अब फिर भी प्रोडक्शन इतना कम क्यों था। इसके बाद अब मैं हर जगह घूमते घूमते, अब एक तरह से कहा जाए कि रात का 8 बज चुका था। अब मैं देखा कि वो शिफ्ट ख़त्म हो रही थी। अब मैं पता किया तो ये आखिरी शिफ्ट थी, मतलब एक ही शिफ्ट फैक्ट्री चला करती थी, सुबह 9 से 8 का। मैं हैरान था।
कि इतना महंगी मशीनें लगने के बाद में अब प्रोडक्शन क्यों नहीं निकल रहा है। और दूसरी चीज़, हमारी फैक्ट्री 3 शिफ्ट चलती है, हमारी टाइमिंग ऐसी है और यहाँ एक ही बार चलती है, रात की क्यों नहीं चलती है, रात में क्या दिक्कत है। लेकिन बताएगा कौन, मुझे कोई बताने वाला मिला नहीं। अब मैं जो भी वहाँ के इंचार्ज था उससे बात कर रहा था और वो मुझे टाल रहा था। वो कह रहा था कि साहब मैं भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुझे नया ही समझ लो, अब मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है कि रात की शिफ्ट क्यों नहीं चलती है। आप पुराने लोगों से मिलोगे ना तब आपको बता पाएंगे। और तब तक छुट्टी हो चुकी थी, फैक्ट्री पूरी तरह से खाली हो चुकी थी और मैं अब एक ऑफिस में बैठा हुआ अब वहाँ का अब रिकॉर्ड देख रहा था कि कितना कच्चा माल आ रहा है, कितना कच्चा माल अब रेडी हो रहा है, बन रहा है, कितना ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। इंचार्ज का ऑफिस था और इंचार्ज वो जा चुका था। उसको लगा कि मैं अब इस फैक्ट्री में नया आया हूँ, अब मैं यहाँ का नया इंचार्ज हूँ। शायद उसको अपनी नौकरी खतरे में लग रही थी, क्योंकि मैं जब बात कर रहा था ना तो उसका चेहरा उतर चुका था और वो बेचारा अपने आप को नया ही मान रहा था। कह रहा था साहब मुझे ज़्यादा दिन इस जगह पर हुआ नहीं है। और वो कह रहा था कि अब इस फैक्ट्री के बारे में विशेष जानकारी है लेनी है तो पुराने लोग से मिलिए, वो आपको बताएंगे। अब कहानी क्या थी, कहाँ कमी था, मैं वही चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मैं पूरा एक एक रजिस्टर को चेक कर रहा था। इन्वेंट्री क्या हुआ, कितना माल आया, कितना माल गया, इसी चीज़ में खोया हुआ था। तब तक 10 बज चुके थे। अब बाहर आसमान में अब बादल गरज रहे थे, कभी भी बारिश हो सकता था। और तब मुझे भारी कदमों की सीढ़ियों से आवाज़ सुनाई पड़ी। अब मैं फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस में था और तब मैं जब ध्यान दिया गेट पर कोई आया तो मैं देखा कि चौकीदार है और चौकीदार अधेड़ व्यक्ति था। आते ही मुझे नमस्ते किया। मैं उसकी तरफ घूर के देखा, जैसे पूछा कि हाँ क्या बात है। वो मेरी तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा साहब अब ऑफिस बंद करने का टाइम आ चुका है। मैं बोला ऐसा क्या है भाई, अभी मैं काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम्हें क्यों जल्दी हो रही है, जाओ अपना गेट पर काम देखो, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। मेरी डांट सुनकर के वो वापसी जरूर मुड़ा लेकिन खड़ा रहा। मैं फिर रजिस्टर चेक कर रहा था और तब मैंने ध्यान दिया कि अरे ये तो गया नहीं, अभी तक यहीं पर खड़ा है। तब मैंने बोला कि आप इधर आओ, कुछ आप बताना चाहते हो क्या। वो डरा हुआ दिख रहा था मुझसे, वो डरा हुआ एकदम नज़र आ रहा था। मैंने बोला डरने की जरूरत नहीं है, आप आओ इधर, मेरे नज़दीक आ जाओ। हाँ, मैं रजिस्टर पर हाथ रख करके हाँ मैं उसकी तरफ देख रहा था। हाँ, कहने लगा चौकीदार जी नाम क्या है। अपना नाम बताया। मैंने पूछा कि कितने साल से यहाँ से काम कर रहे हो, कितने साल हो गए। तब उसने बोला सर 7 साल हो गए। मैं समझ गया कि ये वही इंसान है जिसकी मुझे ज़रूरत है। अब मैं सब कुछ इससे पता कर सकता हूँ, यहाँ क्या चल रहा है, माल की प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, जितना ज़रूरत है उतना माल क्यों नहीं तैयार हो रहा है, मशीनें क्यों बंद होती है। अब कोई ना कोई तो राज जरूर है, अब यही बता सकता है। मैंने बड़े प्रेम से उससे पूछना शुरू किया कि बताइए यहाँ पर आपको कुछ गड़बड़ लगता है, क्या चल रहा है यहाँ पर। मैं देखा हूँ कि कुछ मशीनें बंद भी हैं। लोग बाग जब पूछने पर कोई सवाल का जवाब नहीं देते, कहते पुराने आदमी से पूछो वो बताएंगे, हम लोग नए हैं। तो आप तो पुराने हो, इस फैक्ट्री का राज बताइए, ऐसा क्या है जो यहाँ पर माल निकल नहीं रहा है, कम माल बन रहा है, जबकि हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर है। तो आप डरिए मत, अगर आप जो कुछ बताएंगे ना वो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तब उसको शायद संतुष्टि हुई थी। अब फिर वो एक कदम और आगे आ गया, जैसे कोई राज की बात बताना चाहता। कहने लगा
साहब देखिए मेरी नौकरी खतरे में ना आ जाए, इसलिए मैं डरा हुआ साहब। मैंने बोला कि एकदम आप सुरक्षित हो, जो भी बताओगे मैं अपने आप ही रखूँगा, किसी को बताऊँगा नहीं। तब वो हाथ जोड़े कहने लगा, साहब देखिए अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं इस फैक्ट्री में 7 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं आपको बताऊँ और आप मालिकों से बता दें और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं कहने लगा कि देखिए मैं आपको बोल दिया ना कि जो कुछ बताएंगे मेरे दिल के अंदर रहेगा और मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित है, आप डरिए मत, बेझिझक हमें सब कुछ बताइए जो आप जानते हो। इसके बाद मैं देखा वो शायद डर चुका था। मैंने एक कुर्सी पर बोला बैठ जाइए और आराम से पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया कि पानी पीजिए और फिर मुझे बताइए जो कुछ इस फैक्ट्री बारे में आप जानते हैं। पानी पी करके तब वो मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा कि साहब आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो, इंजीनियर होंगे या फिर आप मैनेजर होंगे, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं पहली बार देखा हूँ, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप इन चक्रों को समझ नहीं पाएंगे। मैं उसकी तरफ देख रहा था, मैं कुछ बोलना जरूर चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि अगर टोकूंगा ना तो जो भी बताना चाहता है ये बताएगा नहीं, रुक जाएगा। इसलिए मैं उसकी तरफ देखता रहा। वो अपने बात को आगे बढ़ाता जा रहा था, कहने लगा साहब हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम इन शक्तियों को मानते हैं, हम जानते हैं कि ये शक्ति होती है, आज भी हैं, लेकिन आप लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना साहब, इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। आप देखिए ये फैक्ट्री बहुत पहले बड़े आराम से चल रही थी, कमाई भी कर रही थी, 3-3 शिफ्ट चल रही थी और किसी चीज़ का परेशानी नहीं था। और फिर अचानक इस फैक्ट्री में जैसे ग्रहण लग गया हो, ना जाने क्या हुआ, कैसे क्या हुआ समझ में नहीं आया। और इसके बाद जो ऊपर वाली फ्लोर है ना, उसमें भी ऐसी ही मशीन लगी जैसे नीचे लगी हुई है, और उस फ्लोर पर ये पहली घटना हुई थी। नाइट ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी में मशीनें चल रही थी, सारे ऑपरेटर अपना काम कर रहे थे और कोई भी लेडीज़ नहीं, रात में लेडीज़ का कोई ड्यूटी नहीं होता था, सब लड़के या ऑपरेटर जो भी 30-32 साल के हुआ करते थे ऐसे ही लोग थे। और अचानक उनको एक मशीन के पास, चलती हुई मशीन के पास एक औरत लाल कपड़ों में दिखी। अब देख करके जो मशीन का ऑपरेटर था वो एकदम हैरान हो गया कि भाई इस जगह पर ये लड़की औरत लाल कपड़ों वाली कहाँ से आ गई। अब फिर उससे जा कर के पूछने लगा कि आप हो कौन और इस जगह पर आप कर क्या रही हो, चलती हुई मशीन है, कहीं गलती से आपने हाथ लगा दिया तो कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। वो औरत अब उस ऑपरेटर की तरफ मुड़ी और उसको गला पकड़ कर के हवा में उठा दिया। अब उसके हाथ भी लंबे हो चुके थे और उसका शरीर भी लंबा हो चुका था और उसको छत में जो 10 फुट 12 फुट ऊंचाई पर था वहाँ तक उसको छत के ऊपर, मैंने एक तरह से छत के अब टच कर दिया था और फिर गला दबाई जा रही थी। बेचारा तड़प रहा था, आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ उसकी घुटी हुई थी। बगल में और मशीनें चल रही थी, सारे ऑपरेटर काम पर लगे हुए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसके साथ क्या हो रहा है। और अचानक जब अब बेहोशी में चला गया और जब होश आया तो वो सारे ऑपरेटर उससे अब होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो ऑपरेटर बेचारा नाक से खून बह रहा था और डरा हुआ सहमा हुआ अब सब कुछ बताने लगा। इस जगह पर मैंने एक लाल कपड़े वाली औरत को देखा और मैं जब पूछने गया तो मुझे हवा में टांग दिया था, छत पर चिपका दिया था और मुझे अब जान से मार रही थी, गला दबा रही थी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मेरी आवाज़ घुट रही थी और तब मुझे कब बेहोशी आ गई पता ही नहीं चला। अब इस घटना को कई ऑपरेटर जो थे वहाँ पर
अब सच नहीं मान रहे थे। अब कह रहे थे कि ये तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग हैं, मशीन चल रही है, अब कोई भूत प्रेत कैसे आ सकता है? अगर आया भी तो हमें क्यों नहीं दिखा? मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद उस ऑपरेटर की तबीयत बिगड़ती चली गई। हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया और काफ़ी दिनों तक अब वो हॉस्पिटल से घर नहीं आया, ना ड्यूटी पाया। इधर जो लाल कपड़े वाली औरत थी ना, अब दूसरे लोगों को दिखाई देना शुरू कर दिया। अब उनके साथ भी यही घटना हुई, वो भी मजाक समझे थे। फिर वो भी हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। जिनको जिनको वो लाल कपड़े वाली औरत दिखाई देती थी ना, तो अगले दिन हॉस्पिटल में ही नजर आते थे। तबीयत बिगड़ जाती थी उनकी, बुखार छोड़ता नहीं था। अब टेस्ट करने पर कोई बीमारी भी नहीं निकलती थी, लेकिन सही भी नहीं हो पाती थी। आखिरकार सारे फर्स्ट फ्लोर वाले जितने ऑपरेटर थे, लोग थे, सब डर गए। सब ने काम बंद कर दिया कि नहीं साहब, हम रात में काम नहीं करेंगे। मालिक बहुत मनाने की कोशिश किया कि ऐसी चीज़ नहीं होती है, भूत प्रेत होता नहीं है। अब मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन वही तो शुरुआत था। और उसके बाद कोई भी ऑपरेटर दिन में भी काम करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर तैयार नहीं था। एक तरह से उस फर्स्ट फ्लोर पर ताला ही लग गया। लेकिन उसका आतंक वहीं पर नहीं रुका। रात के टाइम अब ग्राउंड फ्लोर पर भी वो नज़र आने लगी थी। और जिसको नज़र आती थी ना, वो तबीयत उसका बिगड़ जाता था, हॉस्पिटल ही पहुंचता था। किसी को महीना दिन, किसी को 15 दिन, किसी को 1 महीना हॉस्पिटल में बिता करके अब आता था। और जो स्वस्थ होकर आता था ना, दोबारा इस फैक्ट्री का रुख नहीं करता था। वो डरा हुआ होता था, वो कोई और फैक्ट्री में चला जाता, लेकिन इस फैक्ट्री में नहीं आता था। कहानी का शुरुआत यही है साहब। इसके बाद नाइट शिफ्ट बंद हो चुका था। अब यहाँ पर साहब एक ही शिफ्ट चलता है और 8 बजे तक अब 1 आध घंटा ओवर टाइम ज़रूर लग जाता है। अब जो कुछ सच था मैंने साहब बता दिया। अब मेरी बात को आप अपने ईमान से बदलिएगा मत। ये बात को किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने कुछ बताया। और तब मैं समझा कि ये ऐसा भी होता है, भूत प्रेत इस फैक्ट्री को बंद भी करा सकते हैं। मैं अपने मन में सब हिसाब किताब लगा रहा था कि नहीं, आज के विज्ञान के युग में ऐसा संभव नहीं है। अब मुझे उस पर यकीन भी नहीं आ रहा था कि ज़रूर बंदा कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। हाँ, डर और तो बात अलग है, अंधेरे में या एकांत में इंसान डर जाता है। लेकिन लाल कपड़ों वाली औरत किसी को दिखाई दे, उसके बाद में तबीयत खराब हो जाए, ये मुझे असंभव सा लग रहा था। अब मैं कहने लगा कि ठीक है, आप जाओ गेट पर उस चौकीदार से, अब मेरा थोड़ी देर का और काम है, अब फिर मैं आ जाऊंगा। तब वो कहने लगा साहब, बाहर मौसम ख़राब हो रहा है, अगर आप फंस गए तो फिर जा नहीं पाओगे। अब आप तो समझ गए कि इस जगह पर कितना खतरा है। हम तो गेट पर रहते हैं, आपको निकलते ही ऑफिस में ताला मारेंगे, अब फिर हम गेट पर रहेंगे। अब सारी रात हम गेट पर किस तरह से रहते हैं, अब आप समझ जाइएगा। लेकिन मैं इन चीज़ों पर यकीन करता ही नहीं था। मैं कहने लगा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप जाइए गेट पर। इसके बाद जैसे ही वो सीढ़ी से उतरा, मैं कुछ और कागजात देखने लगा। तब तक मौसम ख़राब हो चुका था, बिजली कड़कने लगी, तूफान जैसा दिखाई देने लगा, अब फिर पानी गिरने लगा, तेज तेज बारिश होने लगी। अगर मेरे पास में कार होती तो मैं ज़रूर निकल सकता था, लेकिन बाइक थी। अब मैं सोचा कि बारिश बंद हो जाने दो। इसके बाद मेरा काम जो था, अब मैं सब कुछ देख चुका था। अब फाइल वाइल सब रजिस्टर वगैरह बंद कर दिया था। अब बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रहा था, उसी ऑफिस में बैठा हुआ था। और अचानक वहाँ के जो लाइट थी ना, अचानक एक झटके से बंद हो गई। पूरा अंधेरा, अब वो ऑफिस हो चुका था। अब यही संजोग था कि मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। अगर मैं जाने की कोशिश करता ना, तो मैं कहीं टकरा करके गिर भी सकता था। और मैं समझ गया कि बस बारिश की वजह से बिजली का फॉल्ट हुआ होगा,
अभी अब थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी, क्योंकि बिजली वहाँ का बड़ी मुश्किल से जाती थी। अब मैं वही इंतज़ार करने लगा और तभी मुझे लगा कि मेरे आसपास में कोई घूम रहा है। दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था, लेकिन एक खुशबू सा महसूस किया, एक परफ्यूम ऐसा जो औरत लगाया करती थी। और जब परफ्यूम का सुगंध मेरे नाकों में आया ना, तो मैं सोचने पर विवश हो गया कि मैं इतना देर से इस ऑफिस में बैठा हूँ और अभी तक कोई सुगंध ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। अचानक लाइट जाते हुए और फिर ये महसूस होना कि सुगंध आ रही है और कोई हमारे आसपास में हो, ऐसा मुझे महसूस होने लगा था। सही मायने में भूत प्रेत को मैं मानता नहीं था, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा, दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि जो चौकीदार बता के गया है, कहीं ये बात सही तो नहीं है। लेकिन मेरा जो वैज्ञानिक मन था ना, वो कहने लगा, अरे तुम किस चक्कर में पड़े हो, चौकीदार को बात को विश्वास कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, भूत प्रेत नहीं होता है, तुम खाम खा डर रहे हो। अब मैं दुविधा में फंसा हुआ था और बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था कि कब बारिश रुके, कब बिजली आए और तब मैं इस अंधेरे से निकलूं। लेकिन अब इतना अंधेरा था, मैं आंखें जो थी अब थोड़ी सी अव्यस्त हो गई थी। अब मैं कुछ कुछ देखने लगा था और तब मुझे लगा कि जिस कुर्सी पर चौकीदार बैठा था, वहाँ पर कोई लाल कपड़े वाली औरत बैठी हुई है, अब मेरी तरफ देख रही है। सही मायने में ऐसा मेरा हाल हुआ ना कि मैं लगा कि मेरे प्राण निकल जाएगा, इतना दिल तेजी से धड़का था। पूरा पसीना पसीना मैं नहा चुका था और मैं लगातार उस औरत को देखता जा रहा था जो उसी कुर्सी पर बैठी हुई अब मुझे घूर रही थी और आंखें भी उसकी उस अंधेरे में भी चमक रही थी। और तब मुझे एहसास हो गया कि जो चौकीदार बता के गया है ना, एक एक बात उसका सही है। अब मैं क्या करूं? इसके बाद मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, उसका नाम लेकर के पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन बाहर बारिश दबा के पड़ रहा था, बिजली कड़क रही थी और इसी चक्कर में आवाज़ गेट तक पहुंची या ना पहुंची मुझे मालूम नहीं। और जैसे ही मैंने आवाज़ देना शुरू किया ना, वो औरत कुर्सी से उठ चुकी थी और धीरे धीरे मेरी कुर्सी की तरफ बढ़ रही थी। जितना फासला कम होता जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं इस ऑफिस से जिंदा निकल नहीं पाऊंगा। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चौकीदार को आवाज़ लगा रहा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन बादल गरजना, बिजली कड़कना, सब कुछ लग रहा था मेरी आवाज़ चौकीदार तक पहुंच नहीं रही। और वही हुआ, कुछ ही देर के बाद वो औरत का हाथ मेरे गले तक पहुंच गया। और जैसे ही उसका हाथ मेरे गले पर महसूस हुआ ना, तो ठंडा का एहसास हुआ, जैसे उसकी हाथ बर्फ़ से एकदम जमा हुआ हो। और मैं उसको देख रहा था, वो अभी मेज के पास थी और उसका लंबा हाथ हो चुका था। इतना लंबा हाथ इंसान का नहीं होता है और मुझे लगने लगा कि जैसे ऑपरेटर को छत पर चिपका देती थी, वैसे ही मेरे साथ तो नहीं करने वाली। और तभी सीढ़ियों से आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब क्यों चिल्ला रहे थे? मैं आ गया और टॉर्च की रोशनी अब चमकने लगी। भगवान का शुक्र था कि चौकीदार सही वक्त पर टॉर्च लेकर के आ चुका था। वो एक झटके से उस औरत ने मेरा गला छोड़ दिया था और फिर गायब भी हो चुकी थी। मैं उसी कुर्सी पर बैठा हुआ था, तर कांप रहा था और चौकीदार कहता, साहब क्या हो गया, क्या हो गया? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और मैं डरते डरते उठा और चौकीदार के कंधे पर हाथ रखा और बोला, नीचे ले चलो, नीचे ले चलो। बस वो समझ चुका था कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके बाद हम गेट पर थे, बारिश लगातार चलती रही थी। चौकीदार मुझे पूछ रहा था, साहब हुआ क्या? तब मैंने डरा हुआ था, लेकिन सब कुछ बताया कि तुम जो कह रहे थे ना, वैसे ही औरत
मुझे नजर आई थी और उसका हाथ मेरे गले तक पहुंच गया था। बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हाथ था। चौकीदार कहने लगा कि साहब, आप तो आपने देख लिया ना, मान लिया ना कि यहाँ पर कोई आत्मा है और यही आत्मा की वजह है कि ये फैक्ट्री सही ढंग से चल नहीं पा रही है। मैं अपने मालिक को कितनी बार समझाने की कोशिश किया कि यहाँ पर कुछ कीजिए, कोई तांत्रिक को बुलाइए, हवन वगैरह कराइए ताकि ये दुष्ट आत्मा इस जगह से निकल सके, लेकिन मेरे मालिक इन चीज़ों को मानते नहीं और वो पूजा पाठ करते भी नहीं। तब मैंने कहा कि चौकीदार साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी भूत प्रेत को मानने वाला इंसान नहीं है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना, तब मुझे विश्वास हुआ। आप बेफिक्र रहिए, आपकी फैक्ट्री वैसे ही चलेगी जैसे पहले चला करती थी। मैं आपके मालिक से जाके बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि इस जगह को पूजा पाठ करवाएं, हवन कराएं और तांत्रिकों को दिखाएं और उस आत्मा को इस जगह से निकाल फेंकें। अब मैं ऐसा करके दिखाऊंगा आपको। चौकीदार आप कह रहा था साहब आपके हाथों में। मैं कहने लगा कि आप बेफिक्र रहिए, लेकिन सारी रात हम लोग उसी जगह पर फंसे रहे थे क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रहा था और लाइट चली गई थी। कभी कभी बिजली चमकती ना तो मुझे सीढ़ियों के पास में, जहाँ हम फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी चढ़ते थे, वहाँ पर लाल कपड़ा मुझे ज़रूर नजर आता था बिजली की चमक में, और वो चीज़ देख के मैं और डर जाता था। और चौकीदार तो इस चीज़ का आदी था। अब वो ऐसा यंत्र पहन रखा था जो मुझे दिखाया था और कहने लगा, देखिए मैं बाबा से एक यंत्र बनवा के लाया हूँ और तब मैं इस जगह पर ड्यूटी करता हूँ। वो मुझे अब कोई परेशान नहीं करती है, मेरे नज़दीक नहीं आती है ये यंत्र पहनने के बाद में। मैं अपने मन में बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लिया था कि जैसे ही साहब के पास जाऊंगा सब कुछ बता दूंगा। और फिर मैंने सुबह में ऐसा ही किया था, सब कुछ अपने मालिकों को बताया। मालिक ने अब उस फैक्ट्री मालिक को बताया कि भाई उस जगह के पूजा पाठ कराओ, हवन कराओ, तांत्रिक बुलाओ, पंडित के बुलाओ और उस फैक्ट्री का शुद्धिकरण कराओ। और इसके बाद वो मालिक उस बात को किए और इसके बाद में 1 महीने के बाद, अब डर तो लगता है, धीरे धीरे डर जाता है। मैं जब गया था ना उस जगह पर, तब वहाँ पर मुझे पहली बार सुखद एहसास हुआ। और वो चौकीदार मुझे रात में मिला था, कहने लगा साहब अब वो मुझे नज़र नहीं आती है, अब यहाँ का हालात बिल्कुल अलग, अब सुधर गए। और तब मैं कहने लगा कि हाँ अब तो सुधरेंगे, अब फैक्ट्री भी अब नाइट में चलेगी। और इसके 3 महीने के बाद में वाकई में नई नई बहाली हुई, नए ऑपरेटर आए और फर्स्ट फ्लोर का भी काम स्टार्ट हो चुका था। अब वो फैक्ट्री आज भी 3 शिफ्ट में चलती है। अगर उस चौकीदार ने मुझे नहीं बताया होता उस कहानी को जो कई सालों से अपने अंदर छिपा कर रखा था, तो आज भी फैक्ट्री वही रहती, उसी भूतिए चक्कर में फंसी रहती। तो दोस्तों ये है कहानी विशाल जी की, और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।